एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं AS 13। इट्स अबाउट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इस अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला मेजर कंसर्न तो ये होता है कि किस 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 इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करना है। तो अगर हमने डिबेंचर खरीदे, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, कोई ट्रस्ट की सिक्योरिटी या फिर कोई लैंड या बिल्डिंग में पैसा लगाया जो हमें लगता है कि इससे मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, तो वो सारी इसके अंदर AS 13 के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है कि जब मैं प्रैक्टिकल सम्स कर रही हूँ, जब आप प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है। तो नंबर 1 तो ये आता है कि जो भी आपने शेयर्स खरीदा, डिबेंचर खरीदा या लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, सबसे पहला मेजर कंसर्न तो आपका यही होगा कि आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे? जितना भी आपने प्राइस पे किया उस डिबेंचर के लिए, उस शेयर्स के लिए, प्लस साथ में आपने कोई ब्रोकरेज पे किया, ड्यूटी पे किया या फीस पे किया, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट ये आता है कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली बेचने से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो आप क्या करोगे? जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने जितने भी प्राइस के हिसाब से बेचा था वो प्राइस रिकॉर्ड कर लोगे। और उस इन्वेस्टमेंट को बेचते टाइम अगर आपने कोई ब्रोकरेज पे किया, ड्यूटी, कोई टैक्स पे किया, उसे आप माइनस कर दोगे, सो दैट आपको पता लग सके कि मेरा एक्चुअल कितना मुझे पैसा रिसीव हुआ इस शेयर, डिबेंचर, लैंड, बिल्डिंग को बेचने से। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई। ठीक है। अब करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वट एवर, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी आपने खरीदा। आपका स्टार्टिंग से इंटेंशन ये था कि 1 ईयर के अंदर अंदर मैं इसको बेच दूंगा, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। सो अगर आपका इंटेंशन ये होता है तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दोगे, और फेयर वैल्यू कम है तो उस पर रिकॉर्ड कर दोगे, जो भी कम होगा उस पर हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, सेम शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वटेवर आपने खरीदा, और स्टार्टिंग से आपका इंटेंशन ये था कि अरे मैं तो इसको लंबे टाइम तक रखूंगा, आई विल कीप इट इन माई बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये रूल होता है कि जितने का आपने खरीदा है, जो आपका कॉस्ट था उसी पे आप रिकॉर्ड करोगे। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन लागू होता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी लंबे टाइम से डिक्लाइन होता जा रहा है, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को उस कैरिंग अमाउंट पे, उस मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उस मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हो। और जितना भी आपको अभी तक लॉस हुआ है वो सारा लॉस आप P&L में डाल सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने क्या किया? बार बार शेयर्स खरीदे, बार बार शेयर्स खरीदे। कभी 1 अप्रैल को, कभी 1 जुलाई को, कभी 1 नवंबर को, अलग अलग डेट्स पे आपने शेयर्स खरीदे, अलग अलग प्राइस पे खरीदे, कभी 80 का, कभी 90 का, कभी 120 का, अलग अलग प्राइस पे शेयर्स खरीदा। जब जब आपने शेयर्स खरीदा आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतना शेयर्स खरीदा, इतने का खरीदा। तो जब जब आपने खरीदा आपने एंट्री कर दी उसकी। अब उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग डेट्स पे शेयर खरीदने के बाद आपने कुछ शेयर्स बेच दिए। अब कुछ शेयर्स बेच दिए तो आप जानना चाहते हो कि अरे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। सो दैट टाइम आप क्या करोगे? पर यूनिट शेयर का प्राइस निकालोगे, और जो पर यूनिट शेयर का आप प्राइस निकालोगे उसके लिए मेथड यूज करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ओके। बट अगर क्वेश्चन कहता है अरे यू हैव टू फॉलो फीफो मेथड, तो जो क्वेश्चन में मेथड बोला गया है दैट ओनली यू हैव टू फॉलो, दैट टाइम आप वेटेड एवरेज यूज नहीं करोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो, नेक्स्ट पॉइंट, आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर बन चुके हो, आप अपना पैसा लगा चुके हो उस कंपनी के अंदर। अब कंपनी आपको बोनस शेयर्स दे रही है। अब बोनस शेयर क्या होता है? नाम से ही पता लगता है कि बोनस मिल गया, फ्री मिल गया। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? उसकी भी एंट्री पास होगी। एंट्री में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आप अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो इंक्रीज कर दोगे, कि पहले मेरे पास 1000 शेयर्स थे, मेरे को 200 बोनस मिल गया तो मेरे पास 1200 शेयर्स हो गए। पर इसमें कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि आपको बोनस शेयर्स तो फ्री मिलते हैं ना, तो कैरिंग अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा।
पहले आपने 1000 शेयर 10 लाख के खरीदे थे, अब वो 1200 शेयर्स जो रहेंगे वो 10 लाख के ही रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप कंपनी के क्या बन चुके हो, इन्वेस्टर बन चुके हो। आपको मिला राइट इशू को सब्सक्राइब करने का चांस। कंपनी ने आपको राइट इशू ऑफर किया कि आप राइट इशू खरीद सकते हो। तो आपके पास भी दो पॉसिबिलिटीज थी। नंबर वन कि आपने कहा कि ठीक है मैं सब्सक्राइब करता हूँ, मैं खरीदता हूँ। अगर आप खरीदते हो तो वो एक नॉर्मल परचेज की तरह ट्रीट होगा, वही सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा। कितना प्राइस आप पे करोगे उस पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नंबर टू, पॉसिबिलिटी नंबर टू क्या रहेगा, इन्वेस्टर कहता है नो मैं तो नहीं खरीदूंगा भाई राइट इशू, मैं तो ये किसी थर्ड पार्टी को बेच दूंगा। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अपने राइट शेयर बेच देते हो, तो जो भी आपको इनकम होगी, जो भी आपको पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब एक और दुविधा आती है, उसमें क्या होता है, आपने अपने राइट शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए, ठीक है, पर क्या हुआ, आपने जो ओरिजिनल शेयर्स खरीदा था ना, उसका मार्केट वैल्यू राइट शेयर्स आने के बाद गिर गया, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो एक और कंडीशन का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जो ओरिजिनल शेयर्स खरीदे थे वो आपने कम राइट प्राइस पे खरीदे थे। अब अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपके ओरिजिनल शेयर्स कम राइट पे थे और राइट इशू आने के बाद आपके जो ओरिजिनल शेयर का प्राइस था वो गिर चुका है, तो आप क्या करोगे, अपने राइट शेयर्स को बेच सकते हो और राइट शेयर्स को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ट्रीट करोगे कि आपकी कॉस्ट की रिकवरी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड कंपनी सपोज करो देने वाली है ऑन द डेट ऑफ 1 जुलाई 2025। तो आपने पिछले साल जितने भी शेयर्स खरीदे, साथ में इस साल जब तक आपको डिविडेंड नहीं मिलता 1 जुलाई से पहले पहले आपने कुछ बोनस भी खरीद लिया, बोनस भी आपको मिल गया, कुछ आपने राइट शेयर्स भी खरीद लिए, तो सारे के सारे आप टोटल कर सकते हो। और उन सभी टोटल शेयर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मेंशन होगा, आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, दैट विल बी योर इंटरिम डिविडेंड। अब नेक्स्ट आता है, कंपनी एनुअल डिविडेंड दे रही है। अब एनुअल डिविडेंड के केस में क्या होगा, कंपनी ने कहा कि लास्ट ईयर जो 31 मार्च 2025 को खत्म होता था, तब तक मैं आपको एनुअल डिविडेंड दे रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने जो पिछले साल शेयर्स खरीदे थे वो प्लस, सपोज करो कि आपको डिविडेंड मिल रहा है 1 जुलाई 2025 से, अब 31 मार्च वाला पूरा साल प्लस 1 जुलाई तक अगर आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं सबको आप टोटल करके उसके परसेंटेज ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हो। बट अगर आपने इस साल मतलब 31 मार्च 2025 के बाद और 1 जुलाई 2025 से पहले कुछ बोनस शेयर्स मिले आपको, या आपने कोई राइट इशू आपको सब्सक्राइब हुआ, तो वो शेयर्स आप ऐड नहीं करोगे अगर आप एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो तो, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो तब आप बोनस और राइट इशू ले सकते हो, पर अगर आप एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो तब आप इस साल वाले बोनस और राइट शेयर्स नहीं लोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, यही सेम जो अभी डिस्कस हुआ। देखो, आपको डिविडेंड मिलने वाला है 1 जुलाई 2025 को। जो डिविडेंड आपको मिल रहा है एनुअल डिविडेंड है, पिछले साल जो अपने शेयर्स खरीदे थे फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2025 तक जो आपने शेयर्स खरीदे थे उस पर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जितने भी आपने शेयर्स खरीदे उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है वो होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। बट 1 अप्रैल 2025 से 1 जुलाई 2025 जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, मिल रहा है जब आपको, उस बीच जो आपने शेयर्स खरीदे और इसी साल आपको साथ के साथ डिविडेंड मिल गया, वो जो डिविडेंड मिलता है वो होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। अब प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है आपको पहले से ही मिल गया, एडवांस में मिल गया, तो वो आपकी इनकम नहीं होती, उसे आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो और कह देते हो कि मेरी पोस्ट की रिकवरी हो गई, ठीक है। वेयर एज जो आपको पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड पिछले साल के शेयर्स पर जो आपको डिविडेंड मिलता है वो आपकी इनकम मानी जाती है और वो पीएनएल के अंदर जाती है।
एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम्म। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, आपको मिला प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलने के बाद आपने बेच दिए शेयर्स, के बाद आपने अपने शेयर्स बेच दिए। अब शेयर्स बेचे हो तो नेचुरल सी बात है, आप जानना चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हो। सो दैट टाइम जो आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है, वो आप पोस्ट कैलकुलेट करते टाइम जितना भी आपने पैसा लगाया था अपने इन्वेस्टमेंट में, उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड को माइनस कर दोगे, क्योंकि उससे आपकी कॉस्ट घट जाती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप पर यूनिट शेयर का प्राइस निकाल लोगे। आप डिवेंचर का पहला पॉइंट आप रीड कर सकते हो, ये सेम है जैसे शेयर के केस में था। अलग अलग डेट पे डिवेंचर्स खरीदे, अलग अलग प्राइस पे खरीदे, तो उस टाइम आप क्या करोगे, उसके बाद आप कुछ डिवेंचर बेच देते हो, तो नेचुरल सी बात है पर यूनिट डिवेंचर कॉस्ट निकालना चाहते हो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड वो यूज कर लेना। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन कहता है कि फीफो यूज करना है तो फीफो यूज कर लेंगे। दिस इज द मेन पॉइंट, इसे याद रखना। नंबर टू, अगर आपने डिबेंचर्स को खरीदा है, उसकी एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, रिकॉर्डिंग करोगे, वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे होगा। उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए जो भी आपने कंपनी को दिया है। सेम, आप डिबेंचर्स को बेच रहे हो, डिबेंचर को बेचते टाइम आपने बायर को कहा कि नहीं मेरा ये 2 महीने का इंटरेस्ट दे दे भाई, मेरा बनता है ये। ठीक है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट ऑल दो आपने बायर से ले लिया, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग करोगी, वो आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट आप सेपरेट शो कर सकते हो, और वो इंटरेस्ट आपका लास्ट में P&L में चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ, इंटरेस्ट का अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होगा। आपका जो परचेज प्राइस है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करोगे। इंटरेस्ट जो आपका होता है वो आपको 6 मंथ का, 1 ईयर का, इसके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, और शेयर्स पे जो आपका डिविडेंड मिलता है एनुअल डिविडेंड, वो आपका एनुअल बेसिस पे मिलता है। अब लास्ट, आपका वन मोर पॉइंट ये है, सपोज करो कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीद लिए, कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीद लिए। ठीक है, तो उसके बाद इशुइंग कंपनी ने क्या किया, आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को या फिर बॉन्ड को कहा कि इक्विटी शेयर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो दैट टाइम जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आप कैरिंग अमाउंट को कंसिडर करोगे कि अब उस इक्विटी शेयर्स का कैरिंग अमाउंट क्या है। ठीक है, आप उस टाइम उसकी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल about AS13, some main points discussed from my side. I hope you understood it. I hope it is important. So अगर आपको ये important लगते हैं, please like and subscribe to my channel. Keep sharing it and keep supporting me. Thank you so much.